एक लेखक होने की सबसे अच्छी बात क्या है? मुझे लगता है कि लेखक आपको भिन्न भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद करती है और इसकी यह सबसे अच्छी बात है। आप अनुभव और भावनाओं को कला में बदल सकते हैं और यह सबसे अच्छा रिजल्ट है। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो, मेरा नाम फैज है। मैं एक लेखक हूँ, कवि हूँ और मैंने अभी तक 4 अंग्रेजी किताबें लिखी हैं। पिक्चर्स ऑफ लाइफ, द फिरागो, सुपरनोवा और मिडनाइट सन, जिनमें कई कहानियां और कविताएं हैं। मैं ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का भी सदस्य हूँ और मैं अभी अशोका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। कई अखबारों और मैगजीन्स के लिए भी मैंने लिखा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कविता कैसे लिखते हैं, उसकी संरचना या स्ट्रक्चर और कैसे आप भी लिख सकते हैं एक खूबसूरत सी कविता। मैं अपनी जिंदगी की कई किस्से भी बताऊंगा आपको कि कैसे मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया था या मैंने कैसे अपनी पहली किताब लिखी थी, और फिर शायद इस प्रोग्राम के एंड में आपको भी मन कर जाए अपनी एक खुद की किताब लिखने का। तो फिर एक लेखक या कवि की जिंदगी कैसी होती है? इसका जवाब है बहुत ही हसीन। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि एक किताब लिखने के बाद ये सब होगा जो वास्तविक में मेरे साथ हुआ। मैं अपने सपनों के विद्यालय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया और उसके YouTube चैनल पर इंटरव्यू दिया। I'm having the time of my life, just meeting different people, just exploring the city. और मैंने सीखा कि लोग भले ही अलग शहर से हों, अलग देश से हों, हम लोग काफी एक जैसा सोचकर एक साथ मिलजुल कर नया सीख सकते हैं। मैंने कई बड़े लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य पाया। हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन, टाटा ब्रांड कस्टोडियन मुकुंद राजन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला, लेखक अमिताभ घोष और कई और बड़े चेहरों के साथ मुझे काम करने को मिला। इससे मैंने सीखा कि उनको जो कामयाबी मिली वो उनकी लगातार मेहनत से है और उनकी स्थिरता से है। मैं अपनी पढ़ाई अशोका यूनिवर्सिटी, भारत की सबसे बड़ी लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में कई अच्छे पल बिताए और काफी कुछ सीखने को मिला अर्थशास्त्र और इंग्लिश लिटरेचर के एरिया में। मैंने कई इंटरव्यूज दिए, स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट, गुडरीड्स का पेज, रेडियो इंटरव्यूज दिए और मुझे लोगों से बात करना और अपने किस्से दूसरों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगा। Hello, I am Faz Yusuf. With everything happening around the world, my heart goes out for all healthcare workers and service sector employees who are working day and night amidst the COVID-19 pandemic, and I salute their courage and sacrifice. मैंने कई अखबारों के लिए लिखा और उस पर लोगों का विचार सुनने को मिला। उससे मैंने खुद बहुत सीखा और देश के कई जरूरी मुद्दों पर बोलने का मौका मिला। अभी कुछ ही दिन पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ने मुझे सदस्य बनाया। सोचकर ही कि पहले सदस्य रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े हस्ती रह चुके हैं, मुझे बहुत ही सम्मानित महसूस हुआ। मैंने स्लैम पोएट्री भी किया, एक पोएट्री का रूप जिसको आप एक रिदम में लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और उससे
आप अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। Sky, clouded in white madness, lingers under an aberrant silence. Fissures flagging the way now become abundant, and the rush of the wind breaks the stillness of the moment. You turn your head towards me in a blend of rattling contemplation and unnerving angst. A swift gale of air makes your cinnamon brown hair shroud your face partially. That usually used to brighten up on seeing mine, but all it could do now is question the reason behind the isolating bearing I had on me. You gaped with wide, jittery eyes at what was happening and seemingly invigorated distress concerning what was about to unfold. मेरी सबसे नई किताब मिडनाइट सन ऑथर अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है और मैं उसकी खुशी इजहार भी नहीं कर सकता। ये सबके साथ साथ मुझे कई ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और इस मुकाम पर खड़ा किया। मेरी नानी नाना, मेरी बहन, मेरे माता पिता और मेरा पूरा परिवार, ये सब के साथ मुझे ये भी महसूस हुआ कि अब चाहे जीवन में कितनी भी सफलता पा ले, अब अंत में वापस अपने परिवार ही के पास आते हैं। मैं बड़ा हुआ था बिहार के पटना शहर में और मैंने स्कूलिंग की थी दिल्ली पब्लिक स्कूल से। आपको लगेगा कि मुझे बचपन से लिखने और पढ़ने का बड़ा शौक होगा, लेकिन वो बात आधी सच है। मैंने अपनी पहली कविता 13 साल की उम्र में लिखी थी और उसका भी काफी मजाकिया सी कहानी है। असल में मैं अपनी नानी, या जैसे मैं उनको बुलाता हूँ नानी जान, से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बर्थडे आ रहा था। मुझे लगा कि मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, बट ना मुझे कोई सुरों का ज्ञान था, ना मैं और कोई तरीका जानता था कि मैं उन्हें ये बता सकूं कि वो मेरे लिए कितनी स्पेशल है। तो मैंने सोचा कि एक कविता लिख देता हूँ और मैंने उनको अपने दिमाग में रखा और एक लिख दिया एक कविता। जब मैंने उन्हें ये दिखाया तो उन्हें ये बेहद पसंद आया और उन्होंने पूरे परिवार को ये सुनाया। सबने बोला कि काफी अच्छा है और मैंने सोच लिया कि चलो, अगर मैं कविता लिखने में अच्छा हूँ तो और लिखता हूँ। ऐसे ही 2 साल में मैंने अपनी पहली किताब लिख डाली, मेरी पहली किताब पिक्चर्स ऑफ लाइफ। इससे मैंने 2 चीज सीखा। पहला कि आपको किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज में बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है लिखने के लिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लिखते हैं आपस में बात करने के लिए, भावनाओं को शेयर करने के लिए, और जब तक आपके पास वो इमोशंस हैं या आपके पास कोई चीज है जिससे आप कहना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं और बहुत अच्छा लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि मैंने हमेशा बचपन से अपनी जिंदगी पर लिखा। वही एक तरीका था कि मुझे लिखना कभी कोई काम नहीं लगा। शायद आप भी कभी सोचे होंगे कि आपको बड़े होकर किताब लिखना है, एंड वो बहुत अच्छी बात है। मगर किताब लिखने में सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है, वो लोग शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हैं। कई बार उन्हें ये काम जैसा लगने लगता है थोड़े दिनों बाद। और कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता वक्त के साथ बहुत जरूरी है। ये तभी आता है जब हमारा मन चाहता है और हमें सही में मजा आता है लिखने में। कविताएं लिखने वक्त थोड़ी और मुश्किलें आती हैं या समझ में नहीं आता कैसे लिखें, तो फिक्र मत करिए, मैं आपको अभी अच्छे से पूरा बताऊंगा। लोग अक्सर पूछते हैं कविता लिखते कैसे हैं, तो कविता लिखने के लिए आपको 3 चीज याद रखना बहुत जरूरी है। पहले कि कविताएं छोटे वाक्यों की नहीं बल्कि छोटे वाक्यांशों की बनी होती है। आपको कम शब्दों में पूरी बात बोलनी होती है। तब इसमें ये बात आती है कि ये शब्द हम जो यूज कर रहे हैं वो बहुत केयरफुली चुनी जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जिंदगी जख्मों से भरी है माना, वक्त को मरहम बनाना सीखो। मौत से एक दिन हारना है जरूर, जिंदगी से तो जीतना सीख लो। हमें ये सुनने में बड़ी ही अच्छी लगी, लेकिन ऐसा क्यों? इसमें क्या है जो इसको दूसरे हुए लिखे हुए निबंधों और अनुच्छेद से अलग करती है? जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ हर एक शब्द बहुत ही सोच समझ कर डाला गया है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो जाया गया हो।
हम जब इसका भावार्थ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये घर, भटकना और मरहम जैसे चीजों से ये कविता का कोई नाता ही नहीं है। जो नाता है वो उस भावार्थ से है जो घर जैसे शब्दों के द्वारा हमें बताना चाह रहा है, और इसी को कहते हैं रूपक अलंकार या मेटाफर। ऐसे ही काफी तरीके हैं जिनसे हम अपनी दिल की बातें इनडायरेक्ट तरीके से लोगों को कह सकते हैं। हर बात जो जुबान पर आती है एक कविता में, उसे शब्द के शाब्दिक अर्थ से नहीं देखते, उसके ओवरऑल भाव, मीनिंग या अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर बात आती है कि हम लिखें कविता किस टॉपिक या विषय पर, और उसका जवाब है कि जो मन करे। एक अच्छी कविता दिल से लिखी जाती है, दिमाग से नहीं। भले ही आप उसमें कई अलंकार इस्तेमाल कर लें, जो आपको कहना है उसे कहिए इस तरीके से कि सामने वाले सुनकर मनमोहक हो जाए। मैंने अपनी निजी जिंदगी को एक मुद्दा बनाया और मैंने लिखा उस पर। आप भी जिंदगी या जो आप देखते हैं अगल बगल उस पर लिख सकते हैं, और ये तरीके मुझे बड़े ही पसंद है क्योंकि ये आपको अपने भावों को सिर्फ दूसरों के साथ शेयर करने का मौका नहीं देते, पर खुद के साथ भी अपने आप को बेहतर तरीके से समझने का मौका देते हैं। जब मैं परेशान था या उदास था तब मैंने लिखा कि क्या बात है जो मुझे खाई जा रही है। जब मैं खुश था तब भी मैंने लिखा कि कौन सी बात है जो मुझे खुशी दे रही है और मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिख पा रहे हैं दिल से तो फिर क्या करें। मैं जब नहीं लिख पाता हूँ मैं जीवन का अनुभव करता हूँ। मेरे सारे लेखन वास्तविक जीवन की घटनाओं से रिलेटेड है, इसलिए मैं सिर्फ लिखने में एक ब्रेक ले लेता हूँ जब मुझे लगता है कि यह जरूरी है। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, कुछ दिन उन लोगों के साथ व्यवहारिक रूप से बिताता हूँ और एक जीवन जीता हूँ। अंत में मैं हमेशा कुछ ऐसा लिखता हूँ जो मैंने अनुभव किया और जिसके बारे में मुझे लिखने की चाह है। मेरी एकमात्र सलाह उन उभरते लेखकों के लिए यह होगी कि आपको अपने लेखन के साथ वास्तविक होना होगा। आप जो अपने आसपास देखते हैं और जो चीजों को महसूस करते हैं उसे अपनी लेखन में डालना होगा और एक नए दृष्टिकोण से चीजों के देखने की चाह लानी पड़ेगी। एक लेखक होने के बारे में यह अच्छा हिस्सा हमेशा होगा कि आप जब लिखना चाहें तब आपके पास शब्द होंगे अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। कुछ लोग अपने लिए लिखना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी रचना लोगों तक पहुंचे और उनके लिए एक उदाहरण बने। एक लेखक के रूप में मुझे ये करने को मिलता है। जिंदगी है और इसी जिंदगी पर मैंने कई कविताएं लिखी और अब मैं चाहता हूं कि आप कविताएं लिखें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक कविता लिखकर मुझे भेजें। आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स या गो टू स्कूल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पोएम्स सेंड कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि एक कविता सिर्फ मुश्किल शब्दों से नहीं बनती, लेकिन सच्चे दिल और मन से बनती है। मैं इंतजार करूंगा आपकी कविताएं सुनने के लिए। शुक्रिया। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर,
पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।